नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आपदा प्रतिरोधी संरचना पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को संबोधित किया। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें काफी कुछ सिखाया है। इससे हमें यह पता चला है कि एक दूसरे से जुड़ी इस दुनिया में कोई देश अमीर गरीब नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी ने हमें सिखाया कि सामान्य खतरे से मुकाबले में कैसे दुनिया एक साथ सामने आ सकती है, कैसे किसी भी संघर्ष में दुनिया एकजुट हो जाती है। अन्य सदस्य देशों और संगठनों के साथ मिलकर CDRI 3 दिनों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है, जो 17 से 19 मार्च तक चलनी है। आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी CRDI भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल है। CRDI की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में की गई थी। इसका मकसद जलवायु के लिए नई अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना और सतत विकास के समर्थन में आपदा जोखिमों को कम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी ने हमें सिखाया है कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए नवाचार कहीं से भी आ सकते हैं। हमें एक ऐसे वैश्विक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत है जो दुनिया के सभी हिस्सों में नवाचार और किसी भी जरूरत के हस्तांतरण का समर्थन करता हो जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। हमारे सामने जलवायु संकट बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए निरंतर और ठोस प्रयास करने होंगे। हमें उन बदलावों के अनुकूल बनने की जरूरत है जो पहले से देखे जा रहे हैं और दुनिया भर में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इस गठबंधन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। देश देशांतर में आज बात आपदा प्रतिरोधक आधारभूत ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की, इसके हासिलात और चुनौतियों की। और आज देश देशांतर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ हैं आपदा प्रबंधन पर की कमेटी के सह अध्यक्ष SP गर्ग जी। साथ ही मेरे साथ हैं उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में पूर्व सचिव DIPP अजय शंकर जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय शंकर जी, पहले शुरुआत आपसे करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा हमें समझाइए जो ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CRDI है, उसके बारे में बताइए। क्या है ये कोलिशन और इसका मकसद और उद्देश्य क्या है? इस कोलिशन की आवश्यकता तो महसूस होने लगी थी, क्योंकि अगर आप पिछले 10-15 साल को देखें तो जिसे हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहते हैं वो एक के बाद आने लगे। तो देखिए, जापान में न्यूक्लियर प्लांट फुकुशिमा में एक डिजास्टर हुआ, और जो वहाँ हुआ वो जापान में 1000 वर्ष तक जो भी उनके यहाँ रिकॉर्ड से नहीं हुआ था। अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले देखिए तो टेक्सास में इतनी ठंड हुई कि उनकी ग्रिड करीब करीब कोलैप्स होते बची। कुछ घर तो कई दिनों तक बिना बिजली के थे, कुछ मौतें भी हुई। तो एक जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है और उससे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं वो इस ढंग के हैं कि जिसके बारे में सही ज्ञान या अनुभव किसी को नहीं है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय इसमें कोऑपरेशन की बहुत आवश्यकता है कि हम एक दूसरे से संपर्क में रहें, एक दूसरे से समझें कि क्या हो रहा है, क्या होने की संभावना है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये भारतवर्ष के लिए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि एक 100 लाख करोड़ का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत आवश्यकताओं के लिए प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो परंपरागत इंजीनियरिंग का ज्ञान है और जिसमें हम मार्जिन देते हैं कि भाई थोड़ा पानी ज़्यादा आ जाए या बारिश ज़्यादा हो तो कैसे उसको देखें, कि कैसा ड्रेनेज देखें। तो इसमें अब आवश्यकता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को हम समझें और उसके लिए प्राविधान करें। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए और जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो भी जो नई संरचना या नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं उस बात का ध्यान रखें। और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए आवश्यक है कि समझें कि भाई जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उसमें किस तरह की और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें कि उसको इतना मजबूत बना सके कि कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो, जैसे टेक्सास में हुआ या जैसे हरिकेन्स अमेरिका में आ रहे हैं, तो उसको वो
उसका उसका उसके उसके बाद भी वो खड़े रहें या बने रहें, ठीक है। उसको नुकसान ना हो। और बिल्कुल। ये भी चुनौती है कि अगर नुकसान हो तो कितनी जल्दी हम स्थिति को सामान्य बना सकें। तो इस ठीक सब है। में अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन, समन्वय, एक दूसरे से सीखना, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करना, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये 3 दिन की जो चर्चा हो रही है, इस सबके लिए बहुत लाभदायक हो। जी। एसपी गर्ग साहब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सीडीआरआई का ये जो सम्मेलन है, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है आपके नजरिए में, और प्रधानमंत्री ने जो आपदा रोधी संरचना को लेकर जो बातें सामने रखी हैं, उसमें आपको क्या अहम बातें नजर आ रही हैं? जी। जैसा कि अजय शंकर जी ने भी कहा, आपदा रोधी जो संरचना अभी प्रपोज्ड है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जी। इसमें हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनको पूल करने की बात है। हम लोग आपस में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स करेंगे और आपदा प्रबंधन में जो कदम अभी तक नहीं उठाए गए थे उसमें हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसमें पूरी तरह से इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व होना चाहेगी, उद्योग जगत, क्योंकि उद्योग जगत में भी जिस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो एक हैं, और इसी में जो अभी कोविड-19 आपदा धीरे कुछ समय पहले हमारे पूरे संसार ने झेली है, उसके लिए जो हमें तैयारी करनी चाहिए, जो हम अचानक इस आपदा से घिर गए और सभी देशों में उसको टैकल करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह के जब हमारे कोएलिशंस होंगे, सीडीआरआई टाइप हम लोग मिल के काम करेंगे, तो उसमें सुविधा होगी, एक दूसरे के रिसोर्सेज का हम शेयर करेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम आगे इस तरह की कोई भी आपदा आएगी तो उसके लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार अपने को पाएंगे और कम नुकसान आई थिंक होगा। बिल्कुल। अजय शंकर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि जलवायु परिवर्तन जो है वो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि जो महामारी से हमें सबक मिले कि कोई देश अमीर गरीब नहीं है, सबके कोई इससे इम्यून नहीं है। एक तरह से आपदा को लेकर हर देश के सामने समान चुनौती है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि जो बदलाव हो रहे हैं उसके अनुकूल हमें अपने आप को ढालने की ज़रूरत है और एक मजबूत वैश्विक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है। आप थोड़ा हमें समझाइए कि अभी जो चुनौतियां हैं वो क्या चुनौतियां आती हैं, और अगर हम एक मजबूत वैश्विक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है और ये कैसे मदद कर सकता है? सबसे बड़ी चुनौती जो विश्व के सामने है वह जलवायु परिवर्तन की है। और जलवायु परिवर्तन का, जैसे मैंने पहले कहा, कि कुछ अब संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, इस तरह की बाढ़ें दिखाई दे रही हैं, हरिकेन्स दिखाई दे रहे हैं। टेक्सास में इतनी ठंड हो गई क्योंकि पिछले कई 100 वर्षों में इसका अनुभव नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का जो एक संभावना है, उसमें सब राष्ट्र मिलकर जल्दी से जल्दी वो कदम उठाएं जिससे कि जलवायु परिवर्तन न हो और ग्लोबल वार्मिंग से विश्व बच जाए। तो जो एक अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है कि अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन जो आए हैं, तो वो पेरिस अकॉर्ड में उन्होंने फिर अमेरिका को वापस ले गए, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा देश है कि वो अगर जलवायु के परिवर्तन के संघर्ष में बाहर रहता तो विश्व के लिए मुश्किल होता। जहाँ तक भारतवर्ष है, उसने तो पेरिस एग्रीमेंट में जितनी उससे उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई, और जो भी हमने वहाँ पर वादे किए थे उससे हम कहीं आगे जा रहे हैं। तो सब राष्ट्रों को मिलकर ये प्रयास करना है कि नेट कार्बन न्यूट्रल हम कितनी जल्दी विश्व को बना दें। तो जैसे यूके और फ्रांस ने निर्णय लिया है कि 2050 तक वो नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। यूरोप में इस पे चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति बाइडेन भी इस दिशा में, राष्ट्रपति बनने के बाद सरकार में इस पर चर्चा चल रही है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बहुत वादे किए थे। और भारतवर्ष भी विश्व के साथ साथ मिलकर इसमें आगे रहेगा। जैसे आप क्या याद दिलाना चाहूँगा कि हमने, प्रधानमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि 2022-23 तक हम
रिन्यूएबल एनर्जी में 1,70,000 कैपेसिटी ले आएंगे। उसके बाद देश ने 4.5 लाख मेगावाट का लक्ष्य अपने सामने रखा है। तो हम तो अपने लक्ष्य बढ़ाते जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत और देशों के साथ मिल के आगे बढ़ेगा, जिसमें कि पूरा विश्व नेट कार्बन न्यूट्रल जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि आवश्यकता ये है वैज्ञानिकों के अनुसार कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रहे। जो पेरिस में अग्रीमेंट हुआ था उसका लक्ष्य था 2 डिग्री, लेकिन जिन कदमों पर राष्ट्रों ने कमिटमेंट दिए कि हम खुद ये करेंगे, उससे 2 डिग्री के हम कहीं बाहर जा रहे थे। तो अब समय आ गया है कि विश्व में आपस में लोग मिलजुल कर ऐसा प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 या 2 डिग्री के बीच में रोक लें। और इसमें भी आपस में अगर समन्वय हो, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनका शीघ्रता से विस्तार हो, जैसे भारतवर्ष अब बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जा रहा है, या सारी बिजली रिन्यूएबल से बन जाए, तो इस तरीके के बहुत सी चुनौतियां हैं जिसमें कि अगर राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो सब लोगों का फायदा होगा। और हम लोगों ने तो मतलब भारतवर्ष ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी शुरुआत की है और उसमें भी अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, एक बार जलवायु परिवर्तन पर मैं दोबारा लौटूंगी अजय शंकर जी। एसपी गर्ग साहब, इससे पहले मैं समझना चाहती हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक हम माने स्वास्थ्य आपदा जो कोविड-19 पूरी दुनिया अभी भी जिसका सामना कर रही है, उसे लेकर बात सामने रखी और कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से सब मिलकर वैश्विक रूप से सब एक साथ आकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं थोड़ा समझना चाहूँगी कि भारत ने इस दिशा में अपने आप को कैसे सामने रखा, क्या हमने कोई उदाहरण पेश किया है, भले ही वो आर्थिक मोर्चे पर रहा हो या फिर इसमें हम पूरे नेटवर्क को लेकर बात करें, ज़मीनी स्तर पर वैक्सीनेशन की बात करें, दूसरे देशों को मदद मुहैया कराने की बात करें, तो क्या आप मानेंगे कि भारत ने एक उदाहरण सामने रखा है इस तरह की आपदाओं से कैसे निपटा जाए, उसे लेकर दुनिया के सामने? निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है, भारत ने एक पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। इस तरह की आपदा जिसके बारे में कि कोई तैयारी किसी भी राष्ट्र की नहीं थी, उसमें भारत ने दिखाया कि हमारी जो इंटरनल हमारी क्षमता है, हमारे अंदर जो हमारी जो मैन पावर है, उसके अंदर जो जूझने की क्षमता है, जो आगे बढ़ने की क्षमता है, उसको लेकर हमने, अगर हमें याद हो तो इस आपदा के आने से पहले हमारे यहाँ कुछ शायद किसी को नहीं पता था कि पीपीईज क्या होते हैं या इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारे देश में नहीं थी। और आज हम एक छोटे से समय में 12 महीने के दौरान ही हमारे यहाँ विश्व की एक सबसे बड़ी पीपी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बन गई। ये हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। उसके अलावा जो कोविड वैक्सीन है, हम सभी जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने 72 अन्य देशों को कोविड वैक्सीन प्रोवाइड की है। अपने नागरिकों के अलावा अपने नागरिकों को तो प्राथमिकता के तौर पे कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अलग अलग ग्रुप में पहले डॉक्टर्स को किया गया, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को किया गया, अभी बुजुर्गों को दिया जा रहा है। तो हम सिलसिलेवार इस पर चल रहे हैं और अपने वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। और पिछले 8-10 महीने में हमारे यहाँ नंबर्स भी काफ़ी ड्रॉप हो गए थे। अभी कुछ हफ्तों से ये फिर से बढ़ रहे हैं, शायद सेकेंड वेव लोग कह रहे हैं। लेकिन जो हमारी इंटरनल क्षमता है, हमारा जो एक संस्थान है, हमारी जो व्यवस्था है, वो बहुत सुदृढ़ रूप से उभर के आई है। और ये एक दूसरे देशों के लिए निश्चित तौर पे उदाहरण है कि भारत कम समय में किसी भी आपदा को अच्छी तरह से सहन करने की क्षमता रखता है। जो रेजिलियंस कहते हैं वो हमारे अंदर है। बिल्कुल। अजय शंकर जी, आप जलवायु परिवर्तन को लेकर तमाम बातें कर रहे थे और इसे लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हम जानते हैं भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं फिर वही वैश्विक इकोसिस्टम की बात पर आऊँगी कि जिस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है, उसे लेकर अभी आप कमियां क्या देख रहे हैं? अभी हम CDRI की बात करें तो करीब लगभग 35 देश हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं। कि आपको लगता है कि नेटवर्क और ज़्यादा बड़ा जल्द ही हो सकता है, और भले वो टेक्नोलॉजी को लेकर बातें हों, इनोवेशन को लेकर बातें हों, या फिर हम इन्वेंशन, किसी और तरह के इन्वेंशन की अगर बात करें उसे लेकर बातें हों, तो बहुत जल्द हम क्या देख सकते हैं कि एक दूसरे से ये सूचनाएं साझा करते हुए तमाम और देश हमें मिलते दिखाई देंगे? और दूसरा एक पक्ष जो युवाओं को
ज्यादा से ज्यादा इसे लेकर आगे आने की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, वो योगदान कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऐसा है कि जितने ज्यादा देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता प्राप्त। बिल्कुल। तो जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये है, तो इसमें जितने और राष्ट्र आ जाए उतना अच्छा रहे। हम्म, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि बड़ी चुनौती है तकनीकी विकास की या नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, हम्म, और उसका जो खर्च है, जो कॉस्ट है, उसको कम करने की। और इसमें अगर हम देखें तो विश्व में बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। तो जैसे सोलर पैनल्स हैं, उससे जो बिजली उत्पन्न होती है, तो जब 2000 के आसपास जब पहली बार मैं इस एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा था, हम्म, तो इसको लोग मानते थे कि बहुत महंगा है और आसानी से इसका आम उपयोग नहीं हो पाएगा जब तक बहुत ज़्यादा सब्सिडी न दी जाएगी। हम्म, 2010 में जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो 16-17 रुपए की यूनिट थी बिजली की, सोलर से। अब गिर के 3 रुपए के नीचे आ गई है और भारत ने इसका पूरा फायदा उठाया है। और अगर हम युवाओं को देखें, तो जो भारतवर्ष में युवा हैं और जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी और उसकी शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकल रहे हैं, तो उनमें बहुत अधिक क्षमता है नया काम करने की, नई चुनौतियों का एक हल निकालने की। हम्म, तो अगर आप देखें कि विश्व की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं, सबने भारत में एक R&D सेंटर खोल रखा है। यहाँ तक कि चीन की हुआवे कंपनी जो है, क्योंकि अमेरिका को चुनौती दे रही है और उसको लेके कुछ इश्यूज भी है, उनका भी R&D सेंटर बैंगलोर में है। तो इसलिए हमारे युवाओं में ये क्षमता है कि वो जो फ्रंटियर एरियाज हैं, जहाँ की चैलेंज है, टेक्नोलॉजी को सुधारना है या नई टेक्नोलॉजी का इजाज करना है या उसका कॉस्ट कम करना है, तो वहाँ वो एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और सब राष्ट्र मिलकर काम करें तो और जल्दी सफलता होगी। जैसे अभी हाल में ही घोषणा की है भारत सरकार की ओर से कि एक हाइड्रोजन मिशन हम शुरू कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन मिशन बहुत बड़ी चीज़ है और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कि बिल्कुल ही कार्बन फ्री दुनिया हो सकती है बहुत बड़े ढंग से, कि उससे मोटरें चल सकती हैं, गाड़ियाँ चल सकती हैं, बिजली का उत्पादन हो सकता है, उसका उद्योग में भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें कि जब वो हाइड्रोजन से ऊर्जा मिलती है तो आपको पानी के वेपर्स मिलते हैं, H2O मिलता है। तो इसलिए जो युवाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरा ये कि हमारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो स्टार्टअप्स भी जैसा अमेरिका में हुआ है 50 सालों से, कि स्टार्टअप्स ने दुनिया के सामने वो छा गए हैं, क्योंकि बहुत नया काम करते हैं, नया आविष्कार करते हैं। तो एक संभावना बन रही है कि हमारे देश में भी स्टार्टअप्स आएंगे और उनकी छवि विश्व में भी बनेगी। तो मुझे तो उम्मीद है कि भारत आगे बहुत कुछ कर सकता है और करेगा तकनीकी क्षेत्र में, जिससे कि विश्व में भी उसकी पहचान हो। बिल्कुल। और गर्ग सर, हम अगर आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण इन सब को मिलाकर अगर हम देखें तो इस मामले में जापान को माना जाता है कि महारत हासिल है। प्राकृतिक रूप से आपदा को लेकर वो एक तरह से बहुत ज़्यादा खतरे वाले जोन में आता है और इसके बावजूद जापान को विश्व का सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक आपदा प्रतिरोधी देश माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं इसे लेकर जो हमारे सामने माइलस्टोन है वो कहीं ना कहीं पहले से हमें दिख रहा है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, उसका उदाहरण भी हमारे सामने है। लेकिन इसे लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर एक व्यक्ति के सुरक्षित होने तक कोई भी सुरक्षित नहीं है और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समुदाय, कोई भी स्थान, कोई इकोसिस्टम और कोई भी अर्थव्यवस्था पीछे ना छूटे। और दुनिया के 7 अरब लोगों के एकजुट होने की तरह ही जो ये लचीलापन है, कहे रेजिलियंस है, उसके लिए हमारी तलाश के लिए हर व्यक्ति को अपनी पहल करनी होगी। तो आपको क्या लगता है, चाहे हम इनोवेशन की बात करें, इसे लेकर रिसर्च की बात करें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत होगी, इसे लेकर आपको लगता है कि सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तर पर हम कहें प्राइवेट पार्टनरशिप की भी ज़रूरत होगी और उन्हें भी अपना रोल अदा करना होगा? बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है और अभी कुछ समय से इस पर काफ़ी काम हो रहा है और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, NDMA, वो काफ़ी काम कर रहे हैं। NIDM है, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट। ये संस्थाएं जो राष्ट्र की अपेक्स संस्थाएं हैं, इनका
डिजास्टर मैनेजमेंट पर, आपदा प्रबंधन पर बहुत विश्व स्तर पर कार्य हो रहा है। और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए भी एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेके इनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिस तरह की ट्रेनिंग्स लोगों तक पहुंचानी है कि कोई आपदा आने से पहले, अभी आप कुछ सालों पहले देखें तो हम लोगों को शायद ये पता नहीं चल पाता था कि कोई सुनामी आने वाली है, कोई तूफान आने वाला है। लेकिन आज काफ़ी पहले ही ये भविष्यवाणी हो जाती है। हमारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके द्वारा ये पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ इस तरह की आपदा आ सकती है। और लोगों का इवैक्यूएशन, लोगों को वहाँ से सेफ जगह पर हटाना, उसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसी वजह से जब 10 साल पहले भी हमारे तूफान यहाँ पर आए हैं, तो उनमें काफ़ी जान-माल का नुकसान हुआ। उसके मुकाबले अभी रिसेंटली पिछले 2 वर्षों में देखें, तो वो जान-माल की जो नुकसान था बहुत कम हो गया। तो ये समाज के जितने भी संस्थाएँ हैं, सरकारी हों या गैर सरकारी हों या एनजीओज़ हों या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हों, इन सबको मिल के संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। तभी हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना पाएँगे जिससे कि कोई भी आपदा अगर हमारे पास आती है, तो हम उसको टैकल करने के लिए पहले से ही तैयार हैं और उसमें जान-माल की कमी हम कम कर सकते हैं। लोगों को समझा-बुझा के उनको इसके जो नुकसान है उनके बारे में आगाह करके उनको वहाँ से पहले से ही मूव कर सकते हैं, उनको दूर सुरक्षित जगहों पे ले जा सकते हैं और ये बाकायदा हो रहा है। उसके अलावा एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनी है, ये एक ट्रेन्ड फोर्स है जो कि अगर आपदा स्ट्राइक कर जाती हो जाती है, तो उसमें लोगों की जान बचाना, कम से कम नुकसान हो वहाँ पर, उनके लिए ये जो फोर्स है, स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स है, ये तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और काफ़ी कार्रवाई होती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि आगे आने वाले समय में हमें और इसकी गति और बढ़ानी होगी और सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके काम करना होगा। बिल्कुल। अजय शंकर जी, लेकिन दिशा क्या सही है? 2019 में ये कोalition बनाने की भारत की तरफ से बात, अभी आपको दिशा सही लग रही है, यानी हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से बढ़े उतना अच्छा हमारे लिए भी होगा और राष्ट्रों के लिए होगा, विश्व के लिए होगा। क्योंकि किस तरह की आपदा आएगी और उसका कितना वो इंटेंस होगा या कितनी बड़ी आपदा होगी और किस क्षेत्र में आएगी, इसके बारे में अभी पक्का ज्ञान किसी को नहीं है। तो संभावनाओं पर लोगों को काम करना है, सोचना है और तैयारी करनी है। और ये तैयारी स्थानीय क्षेत्र पर, एक म्युनिसिपल क्षेत्र पर, एक शहरी क्षेत्र पर, राष्ट्रीय क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये पूरी तैयारी करनी है। क्योंकि और सोचना है कि क्या सबसे कम खर्च में हम अपने को बचा सकें किसी ऐसी आपदा से जिसकी की प्रोबेबिलिटी पहले 0 थी, लेकिन अब कुछ हो गई है। अब कितनी है उसका तो सही ज्ञान किसी को नहीं है, लेकिन क्या-क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए हम कैसे अपने को बचा सकते हैं। और इस पर चर्चा अगर हर स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसको सिविल सोसाइटी कहते हैं, एनजीओज हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं, उनमें अगर चर्चा हो, समझ हो, तो विकास ज़्यादा अच्छा होगा और हम चुनौतियों को और अच्छे ढंग से सामना कर पाएंगे। अब जैसे छोटा-सा उदाहरण दूँ आपको, दिल्ली में एयर पोल्यूशन से स्वास्थ्य को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। अब कुछ एक नेशनल मिशन बना है, एक कमीशन बनी है और जनता में भी अब चेतना आई है कि भाई ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। और जैसे आपने पहले पूछा था कि निजी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, तो निजी व्यक्ति, इसी क्षेत्र का उदाहरण दूं, तो निजी व्यक्ति ये कर सकते हैं कि भाई बिजली के जब वाहन अब आ रहे हैं बाजार में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लें। बिल्कुल। वो ये कर सकते हैं कि भाई मांग करें कि, और जो बिजली उनको कंपनी बिजली देती है उससे मांग करें कि भाई आप हमें रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली दे, तो हम जिस बिजली का वो उपयोग करते हैं उससे कार्बन इमिशन ना हो। तो एक तरीके का सोशल मूवमेंट बन सकता है जो कि सही दिशा में देश को और आगे ले जा सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ वक्त यहीं पूरा हो रहा है।
अजय शंकर जी आपका, एसपी गर्ग साहब आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर आपदा की चुनौती हर देश के सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा सामने है, इसलिए इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी उतने ही जरूरी और सार्थक हो सकते हैं जितने राष्ट्रीय या फिर स्थानीय स्तर पर। हर स्तर पर आज एकीकृत योजना, संरचना डिजाइन, आधुनिक टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कुशल कर्मचारियों के लिए क्षमताओं में निवेश करना एक बड़ी चुनौती है। इन सभी क्षेत्रों में शोध और विकास की जरूरत भी है, R&D की जरूरत है। और CDRI ने इस दिशा में एक चुनौतीपूर्ण और आपात एजेंडा निर्धारित किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इसके जो सकारात्मक परिणाम हैं वो भी हमें मिलना एक तरह से दिखाई देंगे। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।